नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पछाड़, राहुल गांधी बने नंबर 1, जनता की पहली पसंद राहुल गांधी। आखिरकार क्यों दोस्तों कांवड़ियों की गुंडागर्दी से परेशान हुई जनता, एक के बाद एक कारें तोड़ना, उनके ऊपर चढ़ना और हंगामे मचाना, इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। बताएंगे ये क्या हो रहा है ये मामला, और क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी। कहा हिटलर वाला 1930 का कानून लाई थी योगी सरकार, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। और कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बना अखिलेश का पीडीए। उत्तर प्रदेश में फिर होगा दोस्तों चुनाव में खेल। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले 1930 का हिटलर वाला कानून लाई थी बीजेपी, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया। आपको बताते चले ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जो है वो हिटलर वाला कानून लेकर आई थी और इस कानून के ज़रिए वो देश की जनता को टारगेट करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जिस तरीके से नेम प्लेट वाला कानून लाया गया ये मुस्लिमों के, दलितों के, पिछड़ों के और आदिवासियों के ख़िलाफ़ था। ऐसे में जहाँ पर लोगों की दुकानों पर नेम प्लेट लगवाई दी जाएगी तो फिर वो कैसे कमाएंगे और क्या खाएंगे, सबसे बड़ा सवाल बनता है। इसी को लेकर जो है यहाँ पर ये सारी भड़ास निकाली गई। ओवैसी यहीं नहीं रुके, ओवैसी ने बीजेपी को जो है 1930 की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि हिटलर भी 1930 में इसी तरीके का कानून लेकर आया था और उसकी भी हिटलरगिरी के दोस्तों चर्चे आपको पता है जगह जगह फैले हुए हैं। इसी को लेकर जमकर भड़ास निकाली ओवैसी ने ये तक कह डाला कि फ़िलहाल बीजेपी देश में सिर्फ नफ़रत फैलाती है और कुछ नहीं, और इसीलिए ये कानून लाया गया था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से बीजेपी बहुत नफ़रत करती है, मुस्लिम, आदिवासी, दलित, पिछड़ों से, तभी तो वो इस तरीके कानून लाकर देश को तोड़ने का काम करती है। अब आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से मच गया हंगामा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कांवड़ियों ने फिर से मचाया उत्पात दोस्तों, तोड़ दी कई गाड़ियां दोस्तों, एक के बाद एक गाड़ियों की हो रही है बुरी हालत। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अभी परसों का ही मामला शांत नहीं हुआ था कि फिर से कल एक कार पर कांवड़ियों ने चढ़कर खूब उत्पात मचाया और उस कार को तोड़ डाला। और दोस्तों ये पहली बार देखने को मिल रहा है हमें, कांवड़ यात्रा इतने सालों से निकलती है, कभी भी कोई भी कांवड़ यात्रा में ऐसी हिंसा देखने को नहीं मिली। लेकिन जब से दोस्तों एक चीज़ हमने नोटिस की कि जब से योगी सरकार आई है तब से जिस तरीके से उत्पात मच रहा है, जबकि ये सरकार कह रही थी कि हम उत्पात नहीं मचवाना चाहते, लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, जो लोग उत्पात मचा रहा है, जो तोड़फोड़ मचा रहा है, वो कांवड़िए तो नहीं हो सकते। क्योंकि हमने देखा है जो असली कांवड़िए हैं तो बहुत शांत रहते हैं और बड़े ही आराम से कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं और जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि सिर्फ यही करने आए, उनका मकसद ही ये है कांवड़ निकालने का कि सिर्फ उत्पात मचाना है उन्हें। और आप समझिए उनको मज़ा आ रहा है, कारें तोड़ना है और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हमारी से ज़रा सी कार टच हो गई, हमारी कांवड़ जो खंडित हो गई। चलिए अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो पुलिस से उसके लिए आप कंप्लेन करिए, वो कार्रवाई करेगी। लेकिन ये क्या होता है दोस्तों कि किसी की भी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ, उसको पहले चढ़ कर खूब तोड़ डालो और फिर गाड़ी को भी पलट दो। कल जो नज़ारा देखने को मिला है उससे गुंडागर्दी ज़्यादा झलक रही है। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले एक मुस्लिम व्यक्ति को अभी परसों पीटा गया, उसमें 3 और लोग थे, वो निकल कर भाग गए, लेकिन ड्राइवर जो था वो बेचारा पकड़ाई में आ गया और उसे खूब मारा गया, मुस्लिम ड्राइवर था। उसके बाद दोस्तों उससे पहले पेट्रोल पंप पर बेचारे जो पेट्रोल पंप वाले कर्मचारी थे उनको खूब पीटा गया पेट्रोल डीजल के मामले में। और इससे पहले भी जो है यहाँ पर एक इसी तरीके की कार को पकड़ा गया और खूब तोड़ा गया। तो मतलब रोज़ाना कुछ ना कुछ ये हो रहा है दोस्तों, और इस पर अब सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार सरकार चुप क्यों है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग हिंसा फैला रहा है वो कांवड़िए तो नहीं हो सकते। असली कांवड़िए तो अपनी यात्राओं को अच्छे से लेकर जा रहा है। ये लोग दोस्तों या तो निकले ही इसलिए हैं कि इस तरीके की तोड़फोड़ करें, उत्पात मचाएं, और साफ दिखाई देता है वहाँ पर मस्ती में तोड़ी जाती है कारें, उचक उचक कर, चीखें मार मार कर, और फिर बहाना ये लिया जाता है कि हमारी कांवड़ खंडित हो गई, उस पर इन्होंने थोड़ी टक्कर मार दी। बताइए आप, ये बहाना क्या सही है? किसी की भी कार को तोड़ डालो और उसको जो है यहाँ पर जान मान का ख़तरा दोस्तों, कार में लोग भी बैठे रहते हैं,
तब भी ये लोग हॉकी डंडे मार रहे होते हैं, वो कांच टूटकर उनके चेहरे पर जा रहा होगा, आंखों में घुस सकता है, कई चीज़ हो सकती है। तो कम से कम इस पर, और पुलिस खड़े खड़े तमाशा देखती है या कहीं पर पुलिस होती ही नहीं है, ऐसी सिक्योरिटी है, तो सवाल तो उठेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए अखिलेश का प्लान तैयार दोस्तों। इस बार अखिलेश का पीडीए और भी मजबूत और भी बीजेपी को सबक सिखाएगा दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, एक तरफ अखिलेश यादव के बागी विधायक है जिनको अखिलेश माफ़ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों जो कि पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से वो इस चुनाव को जीत जाए इन 10 सीटों को। लेकिन आपको बताते चले अखिलेश ने पहले से ही अपने पीडीए को और भी मजबूत कर लिया है दोस्तों। और अखिलेश एक चीज़ अच्छे से जानते थे कि फ़िलहाल जब ये चुनाव होंगे तो 10 सीटों पर सरकार पूरी कोशिश करेगी इस पर दोस्तों घोटाले करने की, और वो होगा। आप दिक्कत ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ऐसे हार रही है बुरी तरीके से कि अब बीजेपी को बेईमानी करना पड़ेगी भाई साहब। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ है कुछ चुनाव में, हमने जो रिज़ल्ट देखे खास करके लोकसभा में, उसने देश की जनता का दिल खुश कर दिया। खुश इसलिए कर दिया, सबसे ज़्यादा खुश वो लोग हुए जिन्हें लगता था कि अब बीजेपी को कैसे हराएंगे। सब लोग जो है यहाँ पर उनके हिंदुत्व के जाल में फंस चुके हैं और इस पर ही वोट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े इस देश में, गरीब सबसे ज़्यादा हैं और वो हिंदुत्व पर वोट नहीं देते, वो सच में दोस्तों विकास पर वोट देने का काम करते हैं। उनको लगा कि प्रधानमंत्री अच्छा करेंगे तो उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को जिताया, फिर 2019 में नरेंद्र मोदी फिर हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हमें एक मौका और दीजिए। जनता ने फिर आपको एक मौका दिया, लेकिन उसके बाद भी आप सिर्फ विपक्ष को घेरते हो, उनकी कमियां गिनवाते हो और अपनी सरकार की भवाई करवाते हो। आज मैं पूछना चाहता हूं, गैस सिलेंडर के दाम क्या है जो घर में गैस यूज़ होती है दोस्तों, क्या दाम होंगे? 1200 रुपये के लगभग। लेकिन दोस्तों जब 400 की टंकी मिलती थी तो नरेंद्र मोदी उसी टंकी का विरोध किया करते थे। तो आज जब प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी पीएम है तो विपक्ष सवाल पूछता है तो बीजेपी के पास कोई सवाल का जवाब है ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार जवाब दे क्या? सरकार को जवाब देना आता ही नहीं है। सरकार महंगाई से लड़ नहीं पा रही है, गरीबी बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। जो गरीब थे वो और गरीब हो रहे हैं और जो अमीर थे वो और अमीर हो रहा है। और जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जो समझ में आ रहा है मुझे दोस्तों, उससे एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैक फुट पर आ गई और हमने इस बात को बार बार दोहराया है कि सरकार जो है वो अब कहीं ना कहीं दोस्तों विपक्ष के निशाने पर है और विपक्ष जो है दोस्तों वो बीजेपी को घेरने में लग गया है। तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी इस बार विपक्ष से निपट नहीं पा रही है, क्योंकि विपक्ष दोस्तों बहुत मजबूत है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर दोस्तों पलटने वाला है पूरा मामला, बताएंगे क्या है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब महाराष्ट्र के चुनाव से पहले ही शरद पवार ने अमित शाह से ऐसी बात कह दी दोस्तों कि पूरे बीजेपी में हड़कंप मच गया। दरअसल दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह को लगता है कि वो लोगों को घेरते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे और दोस्तों बेमतलब की बातें बोलेंगे। शर्म तो आती नहीं नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों को, ये दोनों दुनिया में दोस्तों बिना शर्म के पैदा हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री खुलेआम झूठ बोलते हैं और हमारे गृह मंत्री प्रधानमंत्री से भी 2 कदम आगे। अब दोस्तों गृह मंत्री जो है वो कह रहा है कि जो शरद पवार हैं, अजीत पवार के चाचा शरद पवार जो हैं वो भ्रष्टाचार के सरगना हैं। वाह भैया, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही थी, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में, बल्कि पिछले साल किया, 2-3 महीने हुए हैं, क्योंकि 2024 आ गया इसलिए पिछला साल बोल रहा हूँ। तो 2-3 महीने पहले दोस्तों नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार, शरद पवार को लेकर कहा कि ये मुंबई का सबसे बड़ा घोटालेबाज हैं, इनकी सरकार में इतने करोड़ का घोटाला हुआ है। और यही बात जो अमित शाह ने बोली कि सरगना है, ये सारी बातें नरेंद्र मोदी ने भी बोली थी। लेकिन दोस्तों फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन बाकायदा बीजेपी जो है उस अजीत पवार को अपनी गोद में बिठा लेती है और अजीत पवार चाचा को धोखा देकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं कई विधायकों के साथ। अब सवाल नंबर 1 दोस्तों, आप जनता को बेवकूफ़ समझते हो या फिर आप खुद सबसे बड़े बेवकूफ़ हो? सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्योंकि
आप खुद जो है शरद पवार को, अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताते थे, लेकिन अजीत पवार को गोद में बिठा लिया। आप शुभेंदु अधिकारी को भ्रष्टाचारी बताते थे, आपने उन्हें गोद में बिठा लिया। और दोस्तों, न जाने कितने ऐसे नेता हैं जिसको नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रोज़ भ्रष्टाचारी बताते हैं, लेकिन आप समझिए जैसे ही वो इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है वो अति ईमानदार हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह कितना झूठ बोलते हैं, वो भी जनता की आंखों में आंखें डालकर। मैंने देश में का पहला ऐसा गृह मंत्री देखा है दोस्तों जो खुलेआम झूठ बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, चाहे वह नरेंद्र मोदी हो या फिर दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह। और इन दोनों के झूठ का सीधा सा प्रसारण आप देखते ही रहते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि दोनों के दोनों दोस्तों झूठ फैलाने में नंबर 1 बन चुके हैं, चाहे वह नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी का फूटा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गुस्सा। नीति आयोग की बैठक में हुआ था बड़ा बवाल, इसीलिए ममता आ गई थी बाहर। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, जब नीति आयोग की रिपोर्ट में उनसे पूछा गया सवाल, तो ऐसे में दोस्तों उनको तमाम चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी और ऐसे में उन्होंने कई तारीफ़ें जो यहाँ पर वो की हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की जो भी कमियां हैं, जो चीज़ें हैं, वो जनता उजागर करने में लगी हुई है। और ये सरकार जो है दोस्तों वो लोगों को भ्रष्टाचारी बताती है, लेकिन सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी बन चुकी है। और ममता बनर्जी ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में जब वो बोलने खड़ी हुई दोस्तों, तो उनका माइक बंद कर दिया गया। वाह भैया, मतलब दोस्तों हद होती है। आप बुला रहा हो विपक्ष को और फिर उनको बोलने भी नहीं दे रहा हो। इसीलिए कल नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी उस पर बवाल मचा रहा। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये साफ दिखाई देता है कि ये चीज़ें जो कराई जा रही हैं थोड़ा अजीब और गरीब तो है। तो कम से कम इस चीज़ पर जो है यहाँ पर समस्त चीज़ें यूज़ करना पड़ेंगी, क्योंकि आपको बताते चले प्रधानमंत्री का समय आ चुका है सत्ता से जाने का। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा गरीब पिछड़े आदिवासियों की नहीं है सरकार, गरीबों के बारे में नहीं सोचते प्रधानमंत्री। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी पता है इस देश में नंबर 1 क्यों बन गए? क्यों नरेंद्र मोदी को पछाड़कर राहुल गांधी ने उनकी जगह ले ली दोस्तों नंबर 1। जबकि अभी कुछ दिन पहले तक की बात करें तो नरेंद्र मोदी पॉपुलैरिटी के मामले में दोस्तों सब कहते थे बहुत बड़े हैं और जो है नंबर 1 पर हैं, प्रधानमंत्री कोई पछाड़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो दोस्तों बाहर की ही न्यूज़ में कहा है कि फ़िलहाल किस तरीके से प्रधानमंत्री के जो झटके लग रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो तमाम चीज़ें हैं वो मुनव्वर फारूकी हो या फिर दोस्तों तमाम लोग हो या फिर उनका नाम दोस्तों आप समझिए, किसी भी मुस्लिम के ऊपर कार्रवाई करना बीजेपी की शान बन चुका है। और हम ये चीज़ बार बार कहते हैं कि फ़िलहाल मुस्लिम का आरक्षण हो या फिर दोस्तों बेचारे जो बहुत गरीब होते हैं मुस्लिम वाले, उनको रोकना हो, बीजेपी जो है तमाम चीज़ों का विरोध करती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर संजय सिंह बोले फ़िलहाल जेल का बजट बढ़ा दो, आपका नंबर भी आने वाला है जाने का। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल लंबे समय से जेल में है और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर ये साफ कहा जा रहा है कि फ़िलहाल अब बहुत जल्दी आपका समय भी आ रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी है कि फ़िलहाल जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें बोली जा रही हैं दोस्तों, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री को जेल भेजने की तैयारी में संजय सिंह है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो अभी भी बाहर हैं। अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मामले में बेल मिल चुकी थी, लेकिन बीजेपी ने दोस्तों उनकी बेल को एक तरीके से रोक दिया। यही कारण है जो संजय सिंह भड़के हुए हैं। संजय सिंह ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फ़िलहाल जनता सब कुछ देख रही है, अरविंद केजरीवाल ने इस देश के लिए, राज्य के लिए बहुत काम किया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अरविंद केजरीवाल हों या फिर दूसरे लोग हों, हमने एक ही चीज़ नोटिस की कि सीएम को जेल में पहली बार कोई डाल रहा है, वरना आज तक किसी भी सरकार ने दोस्तों चुने हुए सीएमओ को जेल में नहीं भेजा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आपके साथ हो रहा है वही बीजेपी के साथ भी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, इन्होंने आप सबके सीएमओ को एक एक कर जेलों में भेज रहा है।
तो अगर सरकार पलट गई दोस्तों तो कहीं ऐसा ना हो कि अब बीजेपी के सीएमओ के नंबर आ जाएं। और ये चीज़ हम बार बार कहते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री हों या दूसरे नेता हों, जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं बहुत ही दर्द की बात है दोस्तों। आज जो हमारे देश में हो रहा है वो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। तो विपक्ष जो है दोस्तों वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो सरकारें अपनी मनमानियाँ करेंगी, चाहे वो कोई भी सभी विपक्ष हो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले प्रधानमंत्री सबको भ्रष्टाचारी बताते फिरते हैं, गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन बीजेपी में कौन कौन भ्रष्टाचारी है ये कौन बताएगा। दरअसल दोस्तों ईडी और सीबीआई का सिर्फ एक ही काम है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ना। लेकिन क्या दोस्तों ईडी सीबीआई ये बताने का कष्ट करेगी कि क्या बीजेपी में सारे दूध के धुले हैं, या फिर दोस्तों ये लोग जनता को बेवकूफ़ समझते हैं? क्या इतना भी जनता समझेगी नहीं कि भैया सारे छापे इधर ही पड़ते हैं जो है विपक्ष में दोस्तों, बीजेपी पर एक भी छापा नहीं पड़ता है। और ये तो खैर देखिए जनता समझ ही गई। इतनी बड़ी हार जो बीजेपी की हुई है वो ऐसे ही तो नहीं हुई है दोस्तों। जनता को समझ में आ गया है कि कौन जनता को 2014 से ही बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। और जो 2014 में हुआ अब वो दोस्तों नीतीश और नायडू करवा रहे हैं। लेकिन ये बात भी नीतीश नायडू ना भूलें कि जितनी तेज़ी से जो उड़ता है दोस्तों वो उतनी ऊपर से आकर नीचे टपक से गिर भी जाता है। तो ये साफ तो हो गई ये चीज़ कि हम तमाम चीज़ें जो है दोस्तों करने वाले हैं। और ऐसे में कई चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आने वाली हैं दोस्तों। फ़िलहाल अब देखते हैं क्या होता है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में दोस्तों विपक्ष, इस बार विपक्ष का पूरा प्लान है दोस्तों महाराष्ट्र की सत्ता को हासिल करना। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक इंडिया गठबंधन ने अपनी कमर कस ली। इंडिया गठबंधन चाहता है कि अब की बार एक भी राज्य उसके हाथ से ना जाए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या फिर दोस्तों झारखंड हो। आपको बताते चले बहुत जल्दी झारखंड में चुनाव होने वाले, और इधर दूसरी तरफ जो है यहाँ पर दोस्तों झारखंड को छोड़ें तो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी। तो जाहिर सी बात है जनता का मन बदलेगा। अब जनता किसको चुनेगी ये तो बड़े बात की बात है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल इस चुनाव में बीजेपी दोस्तों सबसे कमज़ोर पार्टी बन गई है ये चुनाव जो होने वाले हैं। क्योंकि एक चीज़ साफ़ थी कि विपक्ष ने अपने असल मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने दोस्तों अपने असल मुद्दे उठाए, चाहे वो देश का मुद्दा हो या फिर दोस्तों लोगों की दोस्तों वो कास्ट जानने का, क्योंकि जातीय जनगणना पर भी राहुल ने बहुत फोर्स दिया था। और उससे सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि फ़िलहाल महिलाओं के खाते में तमाम पैसे वाली बातें जो बोली गई थी उसको कांग्रेस सीरियस ही करने वाली थी, सीरियसली। लेकिन अभी क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई है, इंडिया की सरकार नहीं आ पाई, इसलिए वादा अटक गया। पर वहाँ पर भी दोस्तों वापस से वैसा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल विपक्ष तो पूरी तैयारी के साथ है। और देखते हैं दोस्तों विपक्ष जो है वो क्या करते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो एक चीज़ साफ़ है कि फ़िलहाल दोस्तों अब और भी ज़्यादा चीज़ें मुश्किलें बढ़ने वाली हैं सरकार की। क्योंकि सरकार कोई भी हो, पहले ही हमने कहा है कि फ़िलहाल जो देश के हित में काम नहीं करेगी दोस्तों, जनता वैसी सरकार को वोट नहीं देने वाली। तो प्रधानमंत्री हों या फिर दोस्तों बीजेपी के दूसरे नेता, सबको कम से कम इस चीज़ का हक होना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट का और थोड़ी सी चीज़ों का। तो इसमें और जो तमाम चीज़ें हैं वो भी हो जाए तो अच्छा है। तो कम से कम आप ये तो जानते ही हैं कि फ़िलहाल सरकार को कितना बड़ा झटका लगा है दोस्तों। महाराष्ट्र में उल्टा अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बीजेपी को ले डूबने वाले, लिख कर रख लीजिए। फ़िलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे वीडियो आगे भी मिलते रहें। और ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हम आपके साथ जुड़े।